हेलो नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आज की इस बेहतरीन सी क्लास में। और उम्मीद है आप सभी एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो का जो टॉपिक है वो होने वाला है कुमारगुप्त प्रथम और स्कंदगुप्त। इसके अतिरिक्त हम गुप्त काल के कुछ अन्य शासकों के बारे में भी जान लेंगे जो अंतिम शासक थे, उतने ज्यादा प्रमुख नहीं थे, लेकिन उनके बारे में भी हम कुछ चीजें जान लेंगे जो इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस बेहतरीन से सेशन की। और आज का टॉपिक, जो पहला टॉपिक होने वाला है, हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? तो आप कहेंगे हम बात करने वाले हैं कुमारगुप्त प्रथम के बारे में। आप भी अपने नोट्स निकाल लीजिए और मेरे साथ बेहतर तरीके से सारी चीज़ें लिखते हुए चलिए और बेहतर तरीके से समझते हुए भी चलिए। आज का टॉपिक जो रहने वाला है वो है कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम के बारे में आज के इस वीडियो में हम पहले जानेंगे और फिर उसके बाद हम स्कंदगुप्त के बारे में जानेंगे। कुमारगुप्त की अगर मैं बात करूं तो पिछली वाली क्लास में मैंने आपको बता दिया था कि चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र था कुमारगुप्त। तो आप लिख लेंगे कि कुमारगुप्त कौन था। तो इसके पहले जो शासक थे चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें हम विक्रमादित्य भी कहते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय जिन्हें हम विक्रमादित्य भी कहते हैं, इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो अगर हम बात करें चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के पुत्र थे कुमारगुप्त। के पुत्र कौन थे भैया? तो आप कहेंगे कुमारगुप्त थे इनके पुत्र। अगर मैं बात करूं कुमारगुप्त की, तो कुमारगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र थे। ये चीजें तो क्लियर हो गई। मैंने पिछली वाली क्लास में बताया था कि कुमारगुप्त का विवाह किसके साथ हुआ था? तो कदम्ब वंश के शासक काकुत्स वर्मन की पुत्री के साथ इनका विवाह हुआ था। तो ये बात भी हम पिछली क्लास में जान चुके हैं। अगर मैं बात करूं कुमारगुप्त की, तो ये भी एक योग्य शासक था। आप लिख सकते हैं कि कुमारगुप्त एक योग्य शासक था। और बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़नी है इनके बारे में, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है। जैसे कि अगर हम बात करें तो कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कराया था। ये आपको ध्यान होना चाहिए कि कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कराया था। नालंदा विश्वविद्यालय जो कि बिहार में पड़ता है, बहुत ही प्रमुख है और जहाँ पर शिक्षाएं दी जाती थी। तो उस नालंदा विश्वविद्यालय का आप कह सकते हैं कि तक्षशिला के बाद दूसरा सबसे बड़ा विश्वविद्यालय हुआ करता था नालंदा विश्वविद्यालय। पहला विश्वविद्यालय तो तक्षशिला था, जिसकी स्थापना राजा तक्ष ने की थी। तक्षशिला वर्तमान में आप देखेंगे तो पाकिस्तान में स्थित है। आपको पता होना चाहिए कि तक्षशिला वर्तमान में पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में स्थित है, जो तक्षशिला है। लेकिन अगर हम बात करें नालंदा की, तो नालंदा की स्थापना कुमारगुप्त के द्वारा कराई गई थी, जो कि बिहार में स्थित है, जिसे आगे चलकर बख्तियार खिलजी ध्वस्त कर देगा। ये वही नालंदा विश्वविद्यालय है। अगर मैं बात करूं नालंदा विश्वविद्यालय की, तो इसे भैया क्या कहा जाता है? इसे महायान शाखा का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है। यानी कि बौद्ध धर्म की महायान शाखा जो है, आप लिख लीजिएगा कि नालंदा विश्वविद्यालय को बौद्ध धर्म की महायान शाखा का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है। आपने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के बारे में जरूर सुना होगा। तो वैसे ही जैसे विश्व में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, वैसे ही बौद्ध धर्म की महायान शाखा का ऑक्सफोर्ड क्या हुआ करता था? तो वो हुआ करता था नालंदा विश्वविद्यालय। यानी कि बौद्ध धर्म की महायान शाखा से रिलेटेड सबसे ज़्यादा शिक्षा कहाँ पर दी जाती थी? नालंदा विश्वविद्यालय में दी जाती थी। यहाँ पर दुनिया से लोग आते थे शिक्षा ग्रहण करने, चाहे चीन हो गया, श्रीलंका हो गया,
यानी कि कई सारे देशों से लोग आए और यहाँ पर शिक्षाएं ग्रहण की, इसलिए इसे बौद्ध धर्म की महायान शाखा का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है तो इसमें आपको नालंदा विश्वविद्यालय को महायान शाखा का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए क्योंकि परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। अच्छा, कुमारगुप्त के शासन काल में क्या हुआ कि इसके सबसे ज़्यादा अभिलेख प्राप्त हुए हैं, यानी कि गुप्त शासकों में सबसे ज़्यादा अभिलेख किसके प्राप्त हुए हैं? तो भैया कुमारगुप्त के प्राप्त हुए हैं। ये आप लिख लीजिएगा कि गुप्त शासकों में सबसे ज़्यादा अभिलेख कुमारगुप्त के प्राप्त हुए हैं। कुमारगुप्त के प्राप्त हुए हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए कि गुप्त शासकों में सबसे ज़्यादा अभिलेख कुमारगुप्त के प्राप्त हुए हैं। ये कुमारगुप्त कौन है भैया? तो ये कुमारगुप्त प्रथम है, ये ध्यान रखिएगा, ये फर्स्ट वाले हैं कुमारगुप्त प्रथम, क्योंकि इसी वंश में तीन कुमारगुप्त होंगे, आगे चलकर मैं उसे बताऊंगा, तो ये ध्यान रखना है। या इन्हें सिर्फ कुमारगुप्त ही कह लीजिए, उन्हें सेकंड कर लीजिएगा, उन्हें थर्ड, लेकिन ये कुमारगुप्त प्रथम थे जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के पुत्र थे। और जो कुमारगुप्त आएंगे जैसे कुमारगुप्त सेकंड उतने ज्यादा योग्य नहीं थे, अयोग्य शासक थे। कुमारगुप्त थर्ड अयोग्य शासक थे। तो इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। मैंने बताया कुमारगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के पुत्र थे, ये एक योग्य शासक थे, इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कराया था। और गुप्त शासकों में सबसे ज्यादा अभिलेख कुमारगुप्त के ही प्राप्त हुए हैं। अगर मैं बात करूं कुमारगुप्त की तो इनकी जानकारी कई अभिलेखों से मिलती है, जैसे कि आप लिख लेंगे कि इनकी जानकारी मंदसौर, बिलसड़ तथा करमडंडा अभिलेख से मिलती है, ये बात आप ध्यान रखिएगा कि कुमारगुप्त प्रथम की जानकारी हमें मंदसौर, बिलसड़ तथा करमडंडा अभिलेख से मिलती है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इन अभिलेखों से हमें कुमारगुप्त प्रथम की जानकारी मिलती है। अगर मैं कुछ चीज़ों की और बात करूं तो मंदसौर अभिलेख जो है, मंदसौर अभिलेख से कुमारगुप्त प्रथम के सुव्यवस्थित संचालन या आप कह सकते हैं सुव्यवस्थित प्रशासन की जानकारी मिलती है। कुमारगुप्त प्रथम के सुव्यवस्थित प्रशासन की जानकारी मिलती है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, मिलती है। यानी कि जो मंदसौर अभिलेख है इससे हमें क्या पता चलता है? तो इससे हमें कुमारगुप्त के सुव्यवस्थित प्रशासन की जानकारी मिलती है। इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर मैं बात करूं इसी मंदसौर अभिलेख की तो ये जो मंदसौर अभिलेख है एक प्रशस्ति के रूप में है। प्रशस्ति यानी आप कह सकते हैं प्रशंसा, इसमें शासक की प्रशंसा की जाती है। जैसे मैंने प्रयाग प्रशस्ति के बारे में आपको बताया था, ठीक उसी तरीके से ये भी एक प्रशस्ति है। प्रशस्ति क्या होती है? थोड़ा श्लोक के टाइप में लिखी जाती है। जैसे अभिलेख में कोई चीज़ें भाषा में लिख दी जाती हैं, यानी कि आप कह सकते हैं कि ऐसे जैसे गद्य टाइप में लिख दी जाती हैं, गद्य के रूप में लिख दी जाती हैं, जैसे कहानी के रूप में लिख दी जाती हैं। ठीक उसी तरीके से जो
प्रयाग प्रशस्ति या आप कह सकते हैं प्रशस्ति जो होती है वो श्लोक के माध्यम से लिखी जाती है। तो जो ये अभिलेख है ये श्लोक के माध्यम से लिखा हुआ है, इसलिए इसे हम प्रशस्ति कहते हैं। इसमें कुमारगुप्त की प्रशंसा भी की गई है। तो अगर हम बात करें मंदसौर अभिलेख की, मंदसौर अभिलेख, ये जो भैया मंदसौर अभिलेख है ये किस रूप में है? तो आप कहेंगे कि मंदसौर अभिलेख प्रशस्ति के रूप में है, प्रशस्ति के रूप में है। मुख्यतः ये जो प्रशस्ति होती है ये पंक्ति के रूप में या आप कह सकते हैं थोड़ा श्लोक टाइप में होती है। मंदसौर अभिलेख जो है प्रयाग प्रशस्ति, मंदसौर अभिलेख जो है वो प्रशस्ति के रूप में है। अगर हम बात करें कि इस प्रशस्ति की रचना किसने की है भैया, तो ध्यान रखिएगा कि इस प्रशस्ति की रचना वत्स भट्टी ने की है, वत्स भट्टी ने की है। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो ये मंदसौर अभिलेख में प्रशस्ति लिखी है इसकी रचना इनके दरबारी कवि वत्स भट्टी ने की थी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। किनके दरबारी कवि? तो कुमारगुप्त प्रथम के। अगर मैं बात करूं कुछ और चीज़ों के बारे में, तो कुमारगुप्त ने एक और महत्वपूर्ण कार्य किया था कि इन्होंने गरुड़ प्रकार के सिक्कों की जगह मयूर शैली के सिक्के चलाए थे। यानी कि गरुड़ शैली के सिक्कों को हटाकर वहां पर मयूर शैली के सिक्के चलाए थे। गरुड़ प्रकार के सिक्के किसने करवाए थे भैया? चलवाए थे गरुड़ध्वज प्रकार के सिक्के, मैंने आपको बताया था, तो वो चलवाए थे समुद्रगुप्त ने। लेकिन कुमारगुप्त प्रथम ने क्या किया कि उस सिक्के को हटाकर, यानी कि जो गरुड़ होता है गरुड़ के स्थान पर मयूर की आकृति मुद्रित करवाई। इसलिए कहा जाता है कि गरुड़ प्रकार के सिक्कों की जगह इन्होंने गरुड़ प्रकार के सिक्कों की जगह मयूर शैली के सिक्के चलवाए, मयूर शैली या मयूर प्रकार के सिक्के चलवाए, सिक्के चलवाए। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी कुमारगुप्त के बारे में। फटाफट इसे नोट करिए, फिर आगे हम स्कंदगुप्त के बारे में बात करते हैं। चलिए बात करते हैं आगे की चीज़ों के बारे में। मैं इसे फटाफट इरेज करता हूँ। थोड़ा आवाज़ में दिक्कत है, मेरे मुंह में हमेशा छाले निकल आते हैं तो इसलिए दिक्कत हो जाती है। और अभी मैं बाहर से ही आ रहा हूँ पूरा वैसे ही कपड़ा पहने हुए। मैंने सोचा पहले आपकी क्लास में रिकॉर्ड कर दूँ फिर कोई कार्य करूँगा, नहीं तो क्या होता है कि बाद में फिर थकान लग जाती है। आप कहीं से आते हैं, अगर एक बार आपने कार्य को टाल दिया ना तो वो दिन भर टलता रहेगा। मैं अभी लाइब्रेरी से आया हूँ, खुद भी पढ़ाई करता हूँ, इसलिए मैंने क्या किया कि मैंने सोचा कि पहले मैं आपकी क्लास रिकॉर्ड कर दूँगा, क्योंकि कमेंट आने लगते हैं भैया नहीं आ रही हैं क्लासेस, कब तक आएंगी, टाइमिंग क्या होगा। तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन अब मैं कोशिश करूँगा कि सही तरीके से क्या होगा क्लासेस मैं लाऊँ। लेकिन एक बात और है कि 14 से लगभग 20 फरवरी या आप कह सकते हैं 14 तारीख से लेकर 22-23 तारीख तक क्लासेस थोड़ी फिर डिस्टर्ब होंगी, क्योंकि घर में शादी है मामा यहाँ, तो वहाँ फिर जाना पड़ेगा। तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन फिर क्लासेस में कंटिन्यू करूँगा, इसलिए घबराइएगा मत। मैं कुछ क्लासेस रिकॉर्ड कर जाऊँगा, लेकिन अगर नहीं आ पाई किसी दिन क्लास तो उसके लिए मुझे क्षमा करिएगा। अगर मैं बात करूँ आगे की चीज़ों के बारे में, स्कंदगुप्त के बारे में, आप हेडिंग डालिए स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब हम बात करने वाले हैं स्कंदगुप्त। अच्छा, मैं बात करूं एक चीज़ की, तो आप ध्यान रखिएगा, मैंने एक चीज़ आपको नहीं बताया कि जैसे आपने पढ़ा था, मैं एक चीज़ बता देता हूं यहाँ पर एक्स्ट्रा, कि मैंने आपको चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में बताया था। आपको ध्यान होगा चंद्रगुप्त सेकंड, जिन्हें हम विक्रमादित्य भी कहते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। इन्होंने कब से कब तक शासन किया था? मैंने आपको बताया था कि इन्होंने 380 ईस्वी से, आप ऐड कर लीजिएगा टॉपिक में जाकर, 380 से 412 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। किसने भैया? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ये बात आपको समझ में आई। उसके बाद फिर मैंने आपको कुमारगुप्त पढ़ा दिया, लेकिन कुमारगुप्त के पहले भी एक शासक आया था, वो उतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद क्या होता है। मैंने आपको पढ़ाया था रामगुप्त के बारे में, जिसकी हत्या चंद्रगुप्त द्वितीय ने की थी, क्योंकि
क्या हुआ था कि रामगुप्त इनका भाई था बड़ा, लेकिन जब वो शासक था तो उसने अपनी पत्नी ध्रुव देवी को क्या किया था कि शक के राजा जो थे उनको दे दिया था, क्योंकि युद्ध में हार गया था तो शक शासक उनकी पत्नी को लेकर चला गया था। रुद्र सिंह तृतीय नाम का शक शासक था, मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई थी। तो रुद्र सिंह तृतीय जब पत्नी को लेकर चला गया था तो चंद्रगुप्त द्वितीय बहुत ज़्यादा क्रोधित हुआ था और उसने रामगुप्त की हत्या कर दी थी। तो वैसे ही अगर हम बात करें चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद क्या होगा कि रामगुप्त का पुत्र शासक बनता है जिसका नाम है गोविंद गुप्त। ये ध्यान रखिएगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद डायरेक्ट कुमारगुप्त नहीं आता, उसके बाद आते हैं गोविंद गुप्त। ये किसके पुत्र थे? तो ये रामगुप्त के पुत्र थे। बहुत डिटेल में नहीं जाना, लेकिन आप जाने रहिए, मैं एक्स्ट्रा चीज़ें बता देता हूँ। तो रामगुप्त के पुत्र हुआ करते थे कौन? गोविंद गुप्त। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद ये आए थे, फिर इसके बाद कुमारगुप्त आए थे। इसके बाद कौन आया था भैया? तो कुमारगुप्त आए थे, जिन्हें हम कुमारगुप्त प्रथम कहते हैं। ये किसके बेटे थे? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के बेटे थे। अगर मैं बात करूं ये कब से कब तक शासन करेंगे, तो ये भैया 415 ईस्वी से 455 ईस्वी तक शासन करेंगे। लगभग 40 वर्षों तक शासन करेंगे अकेले कुमारगुप्त प्रथम, बहुत लंबे समय तक शासन करेंगे। अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे मैंने क्यों बताया गोविंद गुप्त के बारे में। यहाँ पर आप ध्यान रखिए कि 412 ईस्वी में हो रहा है, मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय का शासन 412 ईस्वी में समाप्त हो रहा है, लेकिन कुमारगुप्त का शासन 415 ईस्वी में क्या शुरू हो रहा है। तो भैया ये बीच के 3 वर्ष क्या हो रहा था, यानी कि 3 वर्ष में कौन शासक था? तो इन 3 वर्षों में ये गोविंद गुप्त ही शासक था, जो बाद में हटा दिया गया और फिर कुमारगुप्त प्रथम शासक बने। तो ये मुझे बताना था, नहीं तो आप कंफ्यूज होते कि 412 यहाँ लिखा, फिर यहाँ तो 412 से ही स्टार्ट होना चाहिए। नहीं भैया, क्योंकि बीच में एक और शासक आया था, वो उतने प्रमुख नहीं थे, अयोग्य शासक थे, तो उनका नाम नहीं लिखा जाता ज़्यादा। ओके, लेकिन मैंने बता दिया कि रीजन क्या है, नहीं तो आपके मन में डाउट आए। इसके बाद मैं बात करूं आगे की चीज़ों के बारे में, तो स्कंदगुप्त की अगर हम बात करते हैं, ये भी एक योग्य शासक था। स्कंदगुप्त की अगर हम बात करें तो ये भैया कब से कब तक शासन करते हैं? तो ये 455, जब कुमारगुप्त की मृत्यु होती है तो उन्हीं के उत्तराधिकारी के रूप में ये शासन संभालते हैं और 467 ईस्वी तक ये शासन करते हैं। लगभग 12 वर्षों तक इनका शासन होता है और एक अच्छे शासक थे, योग्य शासक थे, यानी कि जब तक स्कंदगुप्त थे तब तक साम्राज्य बचा हुआ था। हालांकि क्या होता है कि धीरे धीरे गुप्त वंश में अयोग्य शासक आने लगेंगे, लेकिन तब भी गुप्त वंश लगभग 100 वर्षों तक शासन कर जाएगा, लेकिन अंततः यह वंश समाप्त हो जाएगा। आप जानते हैं कि कोई भी चीज़ अगर एक बार बहुत ऊपर उठती है, किसी की अगर ग्रोथ हो रही है तो एक बार वो नीचे भी आएगा, यानी कि उसका डाउनफॉल भी आएगा। अगर ग्रोथ हो रहा है तो उसे नीचे भी आना है, ऐसे ही जो नीचे जा रहा है वो फिर से एक बार ग्रोथ जरूर पकड़ेगा। तो ऐसे ही हर चीज़ खत्म होनी है, जीवन भी खत्म होना है। ठीक उसी प्रकार से कोई भी साम्राज्य हमेशा के लिए शासन नहीं कर सकता। जैसे आप सरकार को ही मान लीजिए, कोई भी पार्टी हमेशा के लिए नहीं सरकार बन सकती, कभी ना कभी उसे हार या जीत का सामना जरूर करना पड़ता है। तो अगर हम बात करें स्कंदगुप्त की, तो 455 ईस्वी से 467 ईस्वी तक स्कंदगुप्त शासन करते हैं। ये कुमारगुप्त के ही उत्तराधिकारी थे, या आप कह सकते हैं कुमारगुप्त के पुत्र। आप लिख लीजिए उत्तराधिकारी, कुमारगुप्त के उत्तराधिकारी। ये बात आप ध्यान रखिएगा कि स्कंदगुप्त कुमारगुप्त के ही उत्तराधिकारी थे। अगर मैं बात करूं आगे की चीज़ों के बारे में, तो स्कंदगुप्त के शासनकाल में प्रथम हूण आक्रमण होता है, इसलिए स्कंदगुप्त थोड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें पहली बार इसके शासनकाल में हूण आक्रमण हुआ था। माफ़ करेंगे, छाले बहुत ज़्यादा हैं तो आवाज़ में क्या है, हिचकिचाहट आ रही है, उसके लिए क्षमा चाहूँगा। अगर मैं बात करूँ स्कंदगुप्त की, तो स्कंदगुप्त की अगर हम बात करें दोस्त, तो मैंने बताया कि प्रथम हूण आक्रमण इसी के शासनकाल में हुआ, इसी के शासन काल में हुआ। ये बात आप ध्यान रखिएगा कि स्कंदगुप्त के शासनकाल में ही क्या हुआ था कि प्रथम हूण आक्रमण हुआ था। अगर हम बात करें तो ये जो प्रथम हूण आक्रमण है, इसकी जानकारी किससे मिलती है? तो भैया इसकी जानकारी भीतरी अभिलेख से मिलती है। भीतरी अभिलेख से हूण आक्रमण की जानकारी मिलती है। हूण
आक्रमण की जानकारी मिलती है, जानकारी मिलती है। तो मैंने आपको बताया साथी कि कुमारगुप्त के उत्तराधिकारी थे स्कंदगुप्त, और स्कंदगुप्त के ही शासनकाल में पहला हूण आक्रमण होता है। हूण क्या थे, चिंता ना करिए, अभी बताने वाला हूं। प्रथम हूण आक्रमण इन्हीं के शासनकाल में हुआ था, और जो प्रथम हूण आक्रमण है इसकी जानकारी हमें भीतरी अभिलेख से मिलती है। इससे आप जान सकते हैं कि भीतरी अभिलेख से हमें स्कंदगुप्त के बारे में पता चलता है, और जो हूण आक्रमण हुआ इसके बारे में भी पता चलता है। परीक्षा में यहां से प्रश्न पूछ सकता है कि आपको ऑप्शन में दे दे कि किस अभिलेख से हमें हूण आक्रमण की जानकारी मिलती है, तो भीतरी अभिलेख से हमें हूण आक्रमण की जानकारी मिलती है। इसके साथ साथ जूनागढ़ अभिलेख से भी हमें हूण आक्रमण की जानकारी मिलती है। तो एक तो ये अभिलेख हो गया। दूसरा अभिलेख क्या इंपॉर्टेंट है कि जूनागढ़, भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिलेख है जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, क्योंकि मुझे याद होगा लगभग मैं आपको 6 से 7 बार या 8 से 9 बार जूनागढ़ अभिलेख के बारे में पढ़ा चुका हूं। अलग अलग शासकों में अलग अलग चीज़ों का उल्लेख इसमें मिल जाता है। तो मैंने बताया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट अभिलेख है। इसमें जो सुदर्शन झील है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी फिर से जिक्र होगा, 7 से 8वीं बार फिर से जिक्र होने वाला है जूनागढ़ अभिलेख का। अगर मैं बात करूं जूनागढ़ अभिलेख की, तो ये भैया गुजरात में स्थित है, आपको पता है सौराष्ट्र में स्थित है। तो जूनागढ़ अभिलेख से भी हूण आक्रमण की जानकारी मिलती है, से भी हूण आक्रमण के बारे में पता चलता है, कि बारे में पता चलता है। ये बातें हो गई। अगर मैं बात करूं कुछ और चीज़ों के बारे में, तो जूनागढ़ अभिलेख जो है भैया, इसमें हूणों को मलेक्ष कहा गया है। जो कहते नहीं मलिच्छ, वही वाला मलेक्ष कहा गया है। हूणों को क्या कहा गया है, तो जूनागढ़ अभिलेख में आप लिखेंगे जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख में हूणों को मलेक्ष कहा गया है। मलेक्ष, ये ध्यान रखिएगा कि मलेक्ष किसे कहा गया है, तो मलेक्ष हूणों को कहा गया है। मलेक्ष कहने का मतलब क्या हो जाता है कि जैसे गांव देहात में कहते हैं कि मलिच्छ हो गए, मतलब कहते हैं कि 3-4 दिन होएगा नहायो नहीं, मलिच्छ होइयो का एकदम। हमारी अवधि में ऐसे ही कहा जाता है, अगर कोई लड़का 3-4 दिन नहीं नहाता तो घर वाले कहते हैं कि 4 दिन होएगा नहीं नहायो, मलिच्छ होइयो एकदम, यानी कि बहुत गंदा। कहने का मतलब जो गंदे होते हैं वो मलिक्ष होते हैं। तो ऐसे ही जूनागढ़ अभिलेख में हूणों को क्या कहा गया है, क्योंकि बाह्य आक्रांता थी तो इन्हें मलक्ष ही कहा गया है। ये बात ध्यान रखिएगा, जो गंदा हो उन्हें क्या कहते हैं, मलक्ष कहते हैं। जो साफ सफाई ना रखे उन्हें मलक्ष कह देते हैं। वैसे ही तो अवधि में तो मलिक्ष कह देते हैं, लेकिन शुद्ध शब्द क्या है, मलक्ष ही है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद मैं बात करूँ कुछ चीज़ों के बारे में, तो हूण जो थे ये कौन थे भैया, तो ये एक तरह के बाहरी आक्रांता थे। अगर हम बात करें हूणों के साम्राज्य के बारे में कि इनका साम्राज्य कहाँ तक फैला था, तो हूण जो थे, या आप कह सकते हैं हूणों का साम्राज्य, हूणों के साम्राज्य की अगर हम बात करें तो हूणों का साम्राज्य आप कह सकते हैं कि जो फारस साम्राज्य था, पूरा फारस, ईरान इराक हो गया, इसके साथ साथ फारस में ईरान इराक आता है, इसके साथ साथ आप देखेंगे अफगानिस्तान और कुछ हिस्सा पाकिस्तान, या संपूर्ण भी कह सकते हैं पाकिस्तान में फैला था। यानी आप कह सकते हैं कि जो हूण साम्राज्य था ये बाहरी आक्रांता थे, और इन्होंने बहुत ज़्यादा ज़मीनें क्या की थी, जीती थी, विजित की थी। अगर हम बात करें तो बहुत ही खतरनाक होते थे, इनसे लड़ना बहुत कठिन होता था, इनके पास घोड़े भी खतरनाक होते हैं। तो हूणों का साम्राज्य जो था वो फारस, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इन सभी क्षेत्रों तक फैला हुआ था। इनकी राजधानी क्या हुआ करती थी, हूण साम्राज्य की राजधानी, इनकी राजधानी की अगर हम बात करें तो इनकी राजधानी वामियान हुआ करती थी। इनकी राजधानी क्या हुआ करती थी, तो आप कहेंगे वामियान, जो कि अफगानिस्तान में पड़ती है। कहाँ पर पड़ती है भैया, तो मैं लिख देता हूँ AFG, आप समझ जाइएगा, अफगानिस्तान में पड़ती है
हूणों का जो राजधानी है, हूणों का साम्राज्य की जो राजधानी है वो बामियान है और यह अफगानिस्तान में पड़ती है। बहुत ज़्यादा क्रूर होते थे हूण, यानी कि मार देते थे सबको और लूटते थे, ज़्यादा आक्रमण करते थे, साम्राज्य का विस्तार करते थे, बाहरी आक्रांता थे। तो इनका आक्रमण स्कंदगुप्त के शासन काल में हुआ था। अगर मैं बात करूं कुछ और चीज़ों के बारे में, तो स्कंदगुप्त के समय में अगर हम बात करें, स्कंदगुप्त के समय में हूण शासक खुशनवाज ने आक्रमण किया था। खुशनवाज ने आक्रमण किया था। ये बात आप ध्यान रखेंगे कि स्कंदगुप्त के शासन में किस शासक ने आक्रमण किया था, जो हूण का नेता हुआ करता था। तो खुशनवाज नाम का हूण नेता होता था। उस समय हूण साम्राज्य का शासक खुशनवाज हुआ करता था। उसने स्कंदगुप्त के शासन काल में आक्रमण किया था। और जब आक्रमण किया भैया, तो इस आक्रमण में स्कंदगुप्त विजयी हुआ और वह हूणों को रोकने में कामयाब रहा, इसलिए हम इसे योग्य शासक भी मानते हैं। स्कंदगुप्त विजित हुआ या विजयी हुआ, आप कह सकते हैं। हूण आक्रमण में स्कंदगुप्त विजयी हुआ, यानी कि हूण आक्रमण को रोकने में सफल हुआ और स्कंदगुप्त ने गुप्त साम्राज्य की रक्षा की उस समय। तो ये चीज़ें हो गई इनके बारे में। इसके साथ साथ अगर हम बात करें प्रमुख हूण नेता की जो भविष्य में होंगे, अभी तो खुशनवाज के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन प्रमुख हूण नेता या जो राजा थे वो कौन कौन से थे। तो प्रमुख हूण नेता का कभी भी नाम आएगा तो उसमें सबसे पहला नाम तो तोरमाड़ शासक का होगा। यानी कि हूणों में जो सबसे क्या कहते हैं महंतम शासक जो थे वो कौन था, तो वो भैया एक तोरमाड़ नाम का शासक होगा, वो सबसे महंतम होगा। और इसके बाद मेहरकुल, ये भी बहुत महंतम शासक होगा। तो ये शासक होंगे जो महंतम शासक है किसके, हूणों में सबसे महंतम शासक हुए। तो भैया स्कंदगुप्त के शासनकाल में आक्रमण तो हुआ, लेकिन स्कंदगुप्त ने इस आक्रमण का करारा जवाब दिया और इस युद्ध को वह जीत गया। अगर इसके बाद हम बात करें तो इसे नोट करिए, फिर बात करते हैं। चलिए बात करते हैं आगे की चीज़ों के बारे में। मैं इसे इरेज करता हूँ और फटाफट बात करते हैं आगे की चीज़ों के बारे में। इसे इरेज करता हूँ और फिर बात करते हैं आगे की चीज़ों के बारे में। भैया एक कमेंट भी कर दिया कीजिए जिससे मुझे एनर्जी मिल जाया करे कि मैं आपके लिए रेगुलर कंटेंट लाता रहूं। मैं इसे इरेज करता हूं और फिर बात करते हैं। चलिए कुछ चीज़ें रह गई जिसके बारे में अब हमें बात करनी है। जैसे मैंने नाम लिया था मेहरकुल का, यह एक हूण शासक था। अगर मैं मेहरकुल की बात करूं तो मेहरकुल को हम मूर्ति भंजक कहते हैं और ये बौद्ध धर्म को बहुत ज़्यादा विरोध करता था। यानी कि आप कह सकते हैं बौद्ध धर्म का विरोधी कहा गया। कौन? मेहरकुल। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि मेहरकुल जो कि एक हूण शासक था। मेहरकुल जो था वो हूण शासक था, और जो ये मेहरकुल था इसे बौद्ध धर्म का विरोधी माना गया। बौद्ध धर्म का सर्वनाशकर्ता आप कह सकते हैं, या बौद्ध धर्म का विनाशकर्ता कह सकते हैं। बौद्ध धर्म का विनाशक कहा गया क्योंकि यह बौद्ध धर्म का विनाश करता था। इसलिए जो हूण शासक मेहरकुल होगा, एक महंतम शासक होगा, तो यह बौद्ध धर्म का विनाशक कहा जाएगा। और इसने मूर्ति भंजक की उपाधि धारण की थी। मूर्ति भंजक कहते थे। यानी कि मेहरकुल को मूर्ति भंजक कहते थे, यानी कि मूर्तियों को तोड़ने वाला। मूर्ति भंजक कहने का मतलब मूर्तियों को तोड़ने वाला। आगे चलकर जब मैं आपको किसके बारे में बताऊंगा भैया, तो जब हम बात करेंगे महमूद गजनवी को, तो महमूद गजनवी ने भी मूर्ति भंजक की
उपाधि धारण की थी। वह स्वयं को मूर्ति भंजक कहता था। स्वयं को वह क्या कहता था? तो मूर्ति भंजक कहता था। तो अगर हम बात करें मेहुल को भी हम मूर्ति भंजक कहते हैं, यानी कि मूर्तियों को तोड़ने वाला। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके पश्चात अगर हम बात करें साथी, तो कुछ चीज़ें और रह गई स्कंदगुप्त के बारे में। तो स्कंदगुप्त का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है कि स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया था। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि जूनागढ़ अभिलेख लिखेंगे, जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है, से पता चलता है, पता चलता है कि जो स्कंदगुप्त था, तो स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था। सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया था या पुनः निर्माण करवाया था, ये बात आप ध्यान रखेंगे कि स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था। इस बात की जानकारी हमें जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। जूनागढ़ अभिलेख जो कि गुजरात में, या आप कह सकते हैं उस समय सौराष्ट्र में स्थित था। सौराष्ट्र, आज का गुजरात तब का सौराष्ट्र हुआ करता था, सौराष्ट्र में स्थित है। तो सौराष्ट्र के जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का पुनः निर्माण कराया था। सुदर्शन झील ये वही वाली है जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने शासनकाल में कराया था, और चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने राज्यपाल पुष्यगुप्त के द्वारा सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। इसी झील को आने वाले कई शासक, रुद्रदामन से लेकर आप देखेंगे बहुत सारे शासक क्या करेंगे, इसका पुनर्निर्माण कराएंगे। इन्हीं शासकों में आप देखेंगे कि जूनागढ़ अभिलेख में पता चलता है कि स्कंदगुप्त ने भी इस झील का क्या किया था, पुनर्निर्माण करवाया था। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, अगर हम बात करें कि स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का निर्माण जो करवाया था, पुनर्निर्माण, वो किसके द्वारा करवाया था, तो आप कहेंगे कि स्कंदगुप्त ने इसका निर्माण राज्यपाल, अपने राज्यपाल पर्णदत्त के पुत्र, पर्णदत्त, यानी कि स्कंदगुप्त के राज्यपाल हुआ करते थे पर्णदत्त। इन्हीं के एक पुत्र थे जिनका नाम था चक्रपालित। पर्णदत्त के पुत्र हुआ करते थे चक्रपालित। ये ध्यान रखिएगा कि किसके द्वारा करवाया था, चक्रपालित द्वारा सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया। सुदर्शन झील का पुनः निर्माण, ये बात आप ध्यान रखिएगा कि स्कंदगुप्त ने किसके द्वारा सुदर्शन झील का पुनः निर्माण करवाया था, तो स्कंदगुप्त ने अपने सौराष्ट्र के राज्यपाल पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित के द्वारा सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। चक्रपालित ने जब इस झील का पुनः निर्माण करवाया तो उसने सुदर्शन झील के निकट एक विष्णु मंदिर की भी स्थापना की। तो ये ध्यान रखिएगा कि चक्रपालित ने सुदर्शन झील के निकट, सुदर्शन झील के निकट विष्णु मंदिर का भी निर्माण करवाया। किस मंदिर का, तो भगवान विष्णु के मंदिर का, विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपसे पूछा जाए कि सुदर्शन झील के निकट विष्णु मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो वो चक्रपालित ने करवाया था। कौन था चक्रपालित, तो स्कंदगुप्त के राज्यपाल पर्णदत्त का पुत्र हुआ करता था चक्रपालित। आगे चलकर ये भी राज्यपाल बन जाएगा। अगर हम बात करें कुछ और चीज़ों के बारे में, तो स्कंदगुप्त ने क्या किया था भैया, आप लिख लेंगे कि स्कंदगुप्त ने वृषभ शैली के सिक्के चलवाए थे। वृषभ शैली के सिक्के चलवाए थे, सिक्के चलवाए।
ये बात आप ध्यान रखेंगे कि स्कंदगुप्त ने वृषभ शैली के सिक्के चलवाए थे। ये एक नया प्रकार था, यानी कि इसके पहले वृषभ शैली के सिक्के किसी ने नहीं चलवाए थे। ये नया प्रकार था जो स्कंदगुप्त के द्वारा चलवाया गया था, वृषभ प्रकार के सिक्के। अगर हम बात करें वृषभ में हो जाता है सांड या आप कह सकते हैं बैल, तो बैल का चित्रण होता था उन सिक्कों पर। अगर हम बात करें कुछ और चीज़ों के बारे में तो स्कंदगुप्त ने, आप लिख लेंगे स्कंदगुप्त ने क्या किया था भैया? तो स्कंदगुप्त ने चीनी शासक सांग के दरबार में एक राजदूत भेजा। ये बात आप ध्यान रखेंगे कि स्कंदगुप्त ने क्या किया था कि चीनी शासक, एक चीन के शासक हुआ करते थे जिनका नाम था सांग, उनके दरबार में एक भारतीय राजदूत भी भेजा था, अपना राजदूत भेजा था। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसे इरेज करता हूँ, कुछ चीज़ें छूट गई हैं या जो अंतिम शासक हैं इस वंश के, उनके बारे में हम कुछ चीज़ें जान लेते हैं। तो भैया स्कंदगुप्त के बाद क्या हुआ कि गुप्त वंश में कोई भी महान शासक फिर नहीं हुआ, यानी कि एवरेज शासक ही हुए। एक शासक हुए नरसिंह गुप्त बालादित्य, वही कुछ सही शासक थे। उसके बाद कोई भी शासक बहुत ज़्यादा प्रभावशाली नहीं हुआ। लेकिन तब भी गुप्त वंश क्या हुआ कि इसके बाद भी लगभग 100 वर्षों तक चल चुका था, यानी कि चला था। अगर हम बात करें तो ये 467 में लगभग स्कंदगुप्त की मृत्यु होती है। उसके बाद भी लगभग 100 वर्षों तक गुप्त वंश का अस्तित्व रहा, लेकिन अंत में जाकर जब बहुत ही अयोग्य शासक हुए तो ये भी वंश एकदम तरीके से समाप्त हो गया। तो अगर हम बात करें दोस्त कुछ और चीज़ों के बारे में, तो मैंने आपको बताया कि स्कंदगुप्त एक अच्छा शासक था, यानी कि इसने हूण आक्रमण को रोका, भारत की रक्षा की। और इसके बाद अगर हम बात करें तो स्कंदगुप्त के बाद कोई ज़्यादा महान शासक नहीं हुआ। तो अगर हम बात करें स्कंदगुप्त के पश्चात कुछ शासकों के नाम हैं, आप लिख लीजिएगा। स्कंदगुप्त के पश्चात के शासक, अगर हम बात करें तो स्कंदगुप्त के पश्चात के शासक कौन कौन से थे भैया? तो जैसे इनके बाद कौन कौन से शासक आएंगे? इनके बाद पुरुगुप्त नाम का शासक आएगा, पुरुगुप्त। एक आएंगे नरसिंह गुप्त बालादित्य, बालादित्य की इन्होंने उपाधि धारण की थी। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। रुकिए 2 मिनट, फोन आ रहा है कहीं। चलिए सॉरी, फोन आने लगा था, सॉरी फोन नहीं, वो अलार्म बजने लगा था। अगर हम बात करें कुछ चीज़ों के बारे में तो स्कंदगुप्त के पश्चात कुछ शासक हुए जैसे पुरुगुप्त, नरसिंह गुप्त बालादित्य, ये बात आपको क्लियर हो गई। इसके बाद आप देखेंगे तो कुमारगुप्त द्वितीय, फिर आप देखेंगे भानुगुप्त, फिर देखेंगे वैन्यगुप्त, फिर देखेंगे कुमारगुप्त थर्ड। तो ये कुछ शासक हुए थे जो उतने ज़्यादा प्रभावशाली नहीं थे और इनके बारे में ज़्यादा चीज़ें हमें जाननी भी नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रभावशाली नहीं थे तो उतनी चीज़ें हमें क्या नहीं जाननी है, इनके बारे में नहीं जाननी है। अगर मैं बात करूँ इनके अंतिम शासक कौन थे गुप्तों के, तो अंतिम शासक हुआ करते थे भैया यही कुमारगुप्त तृतीय। अच्छा, कई पुस्तकों में विष्णुगुप्त भी मिल जाएगा, तो कुछ भी मान लीजिए, इससे प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, लेकिन कुमारगुप्त तृतीय जो थे वो इसके अंतिम शासक थे। जिस बुक से मैंने पढ़ा है उसमें तो यही वर्णन मिला है कि कुमारगुप्त तृतीय इस वंश के अंतिम शासक थे। तो स्कंदगुप्त के पश्चात पुरुगुप्त, नरसिंहगुप्त, बालादित्य, कुमारगुप्त द्वितीय, भानुगुप्त, वैन्यगुप्त और कुमारगुप्त तृतीय, ये सभी शासक हुए, उतने प्रभावशाली नहीं थे, इसलिए इस वंश का फिर पतन हो गया। कुछ चीज़ें हम इंपॉर्टेंट जान लेते हैं, जैसे कि नरसिंहगुप्त बालादित्य, ये जो है भैया नरसिंहगुप्त बालादित्य, ये हूणों को पराजित करेंगे। हूण
हूण शासकों को पराजित करेंगे, हूण शासकों को पराजित करेंगे। और ये बात ध्यान रखिएगा कि ये किस हूण शासक को पराजित करेंगे, तो मिहिर कुल जो कि महंतम शासक था उसे पराजित करेंगे। तो ये एक अच्छे राजा थे, लेकिन इनके बारे में बहुत ज़्यादा हमें जानकारी भी नहीं मिलती है और ना ही उतने इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने मिहिर कुल जो हूण शासक था उन्हें पराजित किया था एक बार, और उसके बाद आप देखेंगे कि इस वंश का अंत ही हो जाता है। अगर मैं बात करूं कुछ चीज़ें और, तो भानुगुप्त का एक ऐरण अभिलेख है जो परीक्षा में पूछ लिया जाता है। भानुगुप्त का एक क्या है भैया, ऐरण अभिलेख है, भानुगुप्त का ऐरण अभिलेख। तो आपसे परीक्षा में पूछ सकता है कि किस अभिलेख से सती प्रथा की जानकारी मिलती है। तो ये जो भानुगुप्त का ऐरण अभिलेख है, इससे हमें सती प्रथा की जानकारी मिलती है। सती प्रथा के बारे में पता चलता है कि आप लिख सकते हैं सती प्रथा की जानकारी ये भी नोट कर लीजिएगा कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने यहाँ पर लिखा दी हैं। जैसे नरसिंह गुप्त बालादित्य ने हूण शासकों को पराजित किया था, और ऐरण अभिलेख से, भानुगुप्त के ऐरण अभिलेख से हमें सती प्रथा की जानकारी मिलती है। ये चीज़ें हो गई। अच्छा, कुमारगुप्त के बारे में मैंने कुछ चीज़ें छोड़ दी थी, उसे लिख लीजिएगा। जो कुमारगुप्त थे जिसे मैंने अभी पढ़ाया है, ये यहाँ पर फिर गुप्त वंश का अंत हो जाता है। इसके बाद कोई महंतम शासक नहीं होता, तो गुप्त वंश का अंत हो जाता है। गुप्त वंश आज से खत्म हो गया भैया, गुप्त वंश का अंत। अब हम गुप्त काल की कुछ सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक व्यवस्था को देख लेंगे एक क्लास में, और फिर गुप्त काल खत्म। इसके बाद दक्षिण भारतीय राज्यों को और पूरा प्राचीन इतिहास यहीं पर खत्म हो जाएगा, और उसके बाद हम मध्यकालीन या आधुनिक इतिहास पढ़ेंगे। यानी कि आदित्य बैच बस कंप्लीट होने वाला है। 41 क्लास हो चुकी हैं, लगभग 45 क्लास तक आपकी, या 46 या आप कह सकते हैं 50 अधिकतम, तब तक सब कुछ खत्म हो जाएगा। ओके, अगर मैं बात करूं कुमारगुप्त की, तो मैंने कुमारगुप्त की उपाधियां आपको नहीं बताई हैं, उसके लिए माफ़ करिएगा। इनकी कुछ उपाधियां थी कुमारगुप्त प्रथम की, जो मैंने सबसे पहले बताया था, ये वाले शासक जो थे चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र। तो इनकी कुछ उपाधियां थी, इन्हें आप नोट कर लीजिएगा फिर से उस पेज में जाकर। अगर मैं बात करूँ इनकी उपाधियों की, तो इन्होंने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की थी। ये परीक्षा में पूछ लिया जाता है, तो लिख लीजिएगा महेंद्रादित्य। इन्होंने महेंद्र अश्वमेध की उपाधि भी धारण की थी, क्योंकि अश्वमेध यज्ञ इन्होंने किया था, इसलिए इन्होंने महेंद्र अश्वमेध की उपाधि धारण की थी, तथा इन्होंने श्री महेंद्र की भी उपाधि धारण की थी। तो इसे आप नोट कर लीजिएगा। ओके, तो मैंने बताया कि गुप्त वंश का अंत हो जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा योग्य शासक नहीं आते, और धीरे धीरे कर गुप्त वंश भी समाप्त हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से हमने जितने वंश पढ़ते आए हैं, सबका अंत कहीं ना कहीं हुआ है। उम्मीद है आज की यह क्लास आपको अच्छी लगी होगी और समझ में आई होगी बेहतर तरीके से। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।